चाचा चौधरी और करबेक का सोना। ब्राजील से आया एक नागरिक गोचो। धमाका सिंह, क्या हम दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान नहीं? नहीं। तो फिर कौन? हम सारी दुनिया घूमा, इंग्लैंड, जापान, रूस और अमेरिका के दार्शनिक पंडितों को हमने चतुराई में हराया है। लेकिन तुम्हारा वास्ता भारत के चाचा चौधरी से नहीं पड़ा प्यारे गोचो। तुम कैसे कहता है कि वह चौधरी हमसे भी ज्यादा दानिशमंद है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम उसे अक्ल की लड़ाई में हराएगा। तुम भी तमाशा देखना। हमको उसके पास ले चलो। नाले पंगा। चलिए। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम्हारी चाची ने आज चाय बहुत अच्छी बनाई है। वह तो हमेशा ही जायकेदार चाय बनाती है चाचा जी। मेरी नाक में अचानक खुजली होने लगी है। नाक में कोई चींटी घुस गई होगी, उसे निकाल दीजिए, खुजली खत्म हो जाएगी। नहीं साबू, ये किसी मुसीबत के आगमन की पूर्व सूचना है। तभी धमाका सिंह गोचो को लिए वहां आता है। कहो भाई धमाका सिंह, इस बार क्या धमाका करने आए हो? चाचा जी, दुनिया के बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंसान गोचो को आपसे मिलाने लाया हूं आज मैं। चौधरी, क्यों ना हम दो बुद्धिमानों में दोस्ती हो जाए। हमारे मुल्क के रिवाज के मुताबिक जब दो आदमियों में दोस्ती होती है तो वह एक दूसरे को फूल मारता है। ऐसी बात है तो तुम साबू से दोस्ती कर लो। तुम उसे फूल मारो, वह तुम्हें मारेगा। नहीं, जैसा हम अक्लमंद वैसा तुम। हम तुमसे ही दोस्ती करेगा। क्या हम तुम्हें फूल मारें? अच्छा बाबा, मारो। हा हा हा, फंस गया जाल में। अबे क्या करता है? अर्र, मैं तो समझा था कि तुम गुलाब का फूल मारोगे। बात फूल का हुआ था, गुलाब या गोभी का नहीं। कमाल है। इतना कहकर गोचो चाचा चौधरी पर गोभी का फूल दे मारता है। धमाका सिंह, आओ चले, उसे हमने मात दे दी। तभी गोचो के सिर से एक गमला आकर टकराता है। तुमने हमको गमला मारा? नहीं, फूल वह गमले में था। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी को मत छेड़ो। अब तुम सिर पर अंडा लेकर जा रहे हो। मैंने कहा अगर फूलों की मारा मारी बंद हो गई हो तो अंदर आकर टेलीफोन सुन लो। हेलो, कौन? प्रोफेसर करबेक। कहो, कैसे याद किया? चौधरी, मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक चीज दिखाना चाहता हूँ जो तुमने आज तक ना देखी हो। भाई, ऐसी क्या चीज है? बिना यहाँ आए उस अद्भुत चीज का तुम्हें पता नहीं चल सकता। बिना वक्त खोए चले आओ। साबू, आओ, प्रोफेसर करबेक ने बुलाया है। क्या कोई खास बात है चाचा जी? फोन पर कह रहा था कि वह हमें कोई कीमती चीज दिखाना चाहता है। शायद उसने कोई नया आविष्कार किया है। प्रोफेसर करबेक के यहाँ। कहो प्रोफेसर, कहाँ है वह चमत्कारी वस्तु जो तुम हमें दिखाने के लिए उतावले थे? मेरे हाथ में। बस एक मामूली पाउडर की शीशी दिखाने के लिए यहाँ बुलाया। मैं तो समझता था कि तुम जैसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक महत्वपूर्ण आविष्कार करता है। ये आविष्कार भी कोई मामूली नहीं। मेरे हाथ में क्या है? लोहे का एक मामूली चमचा। मैं अपने नए आविष्कार का थोड़ा पाउडर इस कपड़े पर डालता हूं, फिर पाउडर लगे कपड़े को लोहे के इस चमचे पर घिसाता हूं और अब देखो वही चमचा।
मुझे निराशा हुई। चमचे कटोरियां पॉलिश करने का आम पाउडर बाजार में 2 रुपए का मिलता है। चौधरी, जो चमचा तुम्हारे हाथ में है वह खालिस सोना बन चुका है। मेरा आविष्कार लोहे को सोने में बदलने वाला है। कमाल है। तो प्रोफेसर, तुमने भलाई का पथ छोड़कर करोड़पति बनने का इरादा कर लिया है ताकि बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सको। चाचा चौधरी, तुम मुझे गलत समझे। ये आविष्कार भी करोड़ों इंसानों की भलाई के लिए है। तो मैं क्या समझ लूं कि तुम सोना बनाकर गरीबों और यतीमों में बांट दोगे? नहीं, विश्व भर में लाखों मनुष्य कैंसर की बीमारी जिसका कि कोई इलाज नहीं है से मर रहे हैं। मैं अपने आविष्कार से जो सोना बनाऊंगा उससे एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलूंगा जहां पर इस घातक बीमारी के इलाज की खोज की जाएगी ताकि फिर कोई प्राणी ना मरे। मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मॉडल भी तैयार है। कुछ ही दिनों में मेरा ये सपना साकार हो जाएगा। प्रोफेसर, क्या कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए किसी अन्य तरीके से पैसा जमा नहीं हो सकता? क्यों? आखिर मैं ये सब मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं। दोबारा सोच लो प्रोफेसर। साबू, चलो। चाचा जी, आखिर प्रोफेसर करबेक ने ऐसा क्या किया है? उसने बड़े जोखिम का काम किया है साबू। लोहे को सोने में परिवर्तित करने का तरीका ढूंढ निकाला है। प्रोफेसर करबेक का असिस्टेंट बारदुल, आओ, हमें पीछे के कोर्टयार्ड में जाना है जहां लोहा पड़ा है। इस सारे लोहे को हमें कीमती धातु में बदलना है। ये पाउडर थोड़ा थोड़ा तुम इन पर मलते जाओ। और फिर वह अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई। सोना, 100% खालिस सोना। श्रीमान, यह सब सोने के बन चुके हैं। अब आप अपने चश्मे की कमानी को सोने का कर लीजिए। पर अब वह अद्भुत पाउडर कहाँ बचा है? इस सारे सोने को बेचने के लिए ट्रक पर लाद कर ले जाओ। जितना धन मिले सबको कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के खाते में बैंक में जमा करा देना। समझ गए? अगर ये सोना हमें मिल जाए तो हम शेष जिंदगी यूरोप के किसी प्रमुख नगर में आराम से बिता देंगे। ट्रक पर सोना लाद दिया गया। जब ये काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। श्रीमान, आप फिक्र ना करें। और फिर सोने से लदा ट्रक चल दिया। रास्ते में बिना शोर के नीचे उतर आओ। प्रोफेसर करबेक के फोन की घंटी बजती है। बारदुल ने इतनी जल्दी सारा सोना बेच दिया। कोई मालदार आसामी मिल गई होगी। क्या आप प्रोफेसर करबेक हैं? जी हाँ। आपका आदमी बारदुल माल रोड पर मृत पड़ा है। उसके जेब से जो डायरी मिली उसमें आपका नाम व टेलीफोन नंबर देखकर मैं आपको फोन कर रहा हूं। प्रोफेसर चाचा चौधरी के पास पहुंचा। अरे प्रोफेसर, बड़े घबराए हुए हो। बात ही कुछ ऐसी है चौधरी। मेरा असिस्टेंट सोने से लदा ट्रक बेचने गया था। वह माल रोड पर मृत पड़ा है। प्रोफेसर, तुमने जो आविष्कार किया था ये उसकी पहली चोट है। तुम अपनी लेबोरेटरी में जाओ, बाकी हम देखते हैं। चाचा चौधरी और साबू घर से बाहर निकल जाते हैं। साबू, आओ। घटना स्थल पर जब चाचा चौधरी पहुंचे तो पुलिस वहां मौजूद थी। चाचा जी, अब हमारी यहाँ क्या जरूरत है? जरूरत है साबू। सोडे से भरा ट्रक गायब है। पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपना करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सोने से भरा ट्रक किधर गया? देखो, उस ट्रक के टायरों के निशान। क्या ये काफी नहीं है? आओ, हम उधर चलेंगे जिधर ये ट्रक के निशान गए हैं। कुछ दूर जाने पर, चाचा जी, देखो, टायरों के निशान के साथ खून के कतरे।
अरे हाँ, ये खून के निशान उस तरफ जा रहे हैं। और आगे जाने पर झाड़ियों में लाश मिली। सड़क से खून के निशान इस लाश तक आए। अगर यह ट्रक ड्राइवर है तो फिर ट्रक कौन ले गया? मेरा अनुमान है कि ट्रक पर 2 डाकू थे। रास्ते में एक डाकू की नीयत बदल गई। उसने सोचा ट्रक का सोना दोनों में बटेगा। उसने दूसरे को मार दिया ताकि सारे सोने का वह अकेला मालिक बन जाए। चाचा का अनुमान सही था। दूसरा डाकू बादशाह ट्रक को ले उड़ा, अपने हिस्सेदार को रास्ते से हटा दिया। अब सारा सोना मेरा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। रास्ते में, अरे ये तो मेरा भाई जोगा है। ये तो जेल में था। ट्रक रोकना चाहिए, शायद आज ही छूटा है। कहो भाई जोगा, ये शराब की बोतल किस खुशी में? बादशाह, कल मैं जेल से छूटा, आज बैंक लूटा, पूरे 4 लाख हाथ लगे। लेकिन भाई, जो चीज मेरे हाथ लगी है वो तेरे 4 लाख से बहुत ही ज्यादा है। पर तेरे पास तो ट्रक के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तुमने ट्रक के अंदर झांक कर नहीं देखा। ट्रक में क्या हो सकता है? रुई, इमारतें, लकड़ी या फिर लोहा? इनमें से कुछ नहीं। जाओ ट्रक में देखो और अपनी आंखें शीतल कर लो। जोगा ट्रक की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा क्या सोना भरा है ट्रक में? यह तो सचमुच सोना है, अरबों रुपए का। जोगा की पिस्तौल गोलियां उगल देती है। जोगा, तुमने अपने सगे भाई को मार दिया। जोगा ट्रक लेकर फरार हो जाता है। हा हा हा, ये सारा सोना अब मेरा है। चाचा जी, यहाँ ट्रक के निशानों के साथ कुछ पांव के निशान भी है जो 2 विभिन्न व्यक्तियों के लगते हैं। साबू, मैं आगे जाकर देखता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर एक और लाश। साबू, पीछा जारी रखो। लगता है सोने से लदा ट्रक अब कोई तीसरा ले उड़ा है। वो दोनों एक चौराहे पर पहुंचते हैं। अब हम चौराहे पर खड़े हैं। आगे ट्रक के निशान गायब हैं। पता नहीं वह किधर चला गया। वह ट्रक बाएं रास्ते की तरफ मुड़ गया लगता है। हमें भी उधर चलना चाहिए। यह आपने कैसे जान लिया? वह देखो, बाएं रास्ते की सड़क पर पेड़ की पत्तियां गिरी पड़ी हैं। इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि ट्रक इधर ही गया होगा। तुम बढ़ते चले जाओ साबू। थोड़ा आगे जाने पर ओह, तुम्हारे साथ टकराने से सड़क पर लटकती टहनी की पत्तियां टूटकर गिर गई हैं। उस ट्रक के साथ भी यही हुआ होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मेरी पगड़ी। चाचा जी, धूप तेज हो गई है। लेकिन हम जब तक उस ट्रक को ना पकड़ लें ठहर नहीं सकते साबू। जोगा ट्रक को लिए बढ़ता गया। ओह, गर्मी बढ़ गई है, तेज प्यास लगी है। कहीं ट्रक खड़ा करके पानी की तलाश करनी चाहिए। जोगा ट्रक को रोकता है। शुक्र है कुआं करीब है। कुएं में पानी तो है लेकिन बहुत नीचे है। इधर ट्रक के पास लगता है ट्रक वाला खरबूजे लाद कर मंडी में बेचने जा रहा है। ड्राइवर का कहीं पता नहीं। 2-4 खरबूजे ही हड़प लिए जाएं। वह ट्रक पर चढ़ता है तो चौंक जाता है। सोना। वह दबे पांव जोगा के पीछे जाता है और उसे कुएं में धक्का दे देता है। आई! और फिर ट्रक को ले उड़ता है। इस बार तगड़ा माल हाथ लगा है। इतना सौदा कौन खरीद सकता है? साहूकार बशखरी राय, उसी के पास चलना चाहिए। आओ जंबो, इस बार क्या लाए हो?
बड़ी उम्दा चीज साहूकार बशखरी राय। किसी सोते हुए के कपड़े उठा लाए या किसी की घड़ी पार कर दी? नहीं, सोना। अंगूठी, नेकलेस या कानों की बालियां? नहीं, बाहर जाकर ट्रक में देखो। इतना सोना? पूरा ट्रक भरा हुआ है। इसका क्या दोगे साहूकार? तुम हमेशा 10 रुपए की चीज के 10 पैसे देते हो, उसी हिसाब से इस सोने के मैं 1 करोड़ मांगता हूँ। जम्बू, इतना रुपया तो मेरे पास होगा भी नहीं, मगर ये सौदा मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं साहू धनपत राय के पास चला जाता हूँ, उससे सौदा पड़ जाएगा। तभी वहां गोलियों की आवाज गूंज उठती है। अब ये सोना मेरा है। अच्छे सौदे को बशखरी राय कभी हाथ से जाने नहीं देता। सारे सोने को ले जाकर गोदाम में डाल देता हूं। मामला ठंडा पड़ने पर थोड़ा थोड़ा निकाल कर बेच दूंगा। साबू, वह ट्रक जाने ना पाए। साबू ट्रक के पीछे दौड़ लगा देता है। मैं कुछ ही मिनटों में इसे पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। थाम लिया। अब यह ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। साबू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर भागते हुए ट्रक को रोके रखा। कमबख्त ट्रक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक्सीलेटर पूरा दबा देता हूं। ओह, लकड़ी का फट्टा निकल आया। साबू की गिरफ्त से अचानक छूटने और एक्सीलेटर पूरा दबा होने के कारण ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराया। चाचा जी, ट्रक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। बेचारा। मैं कहीं आसपास से प्रोफेसर करबेक को फोन करके बुलाता हूं। सूचना मिलते ही प्रोफेसर करबेक दौड़ा आया। प्रोफेसर, तुम्हारा ट्रक उधर खड़ा है, अपना सारा सोना संभाल लो। वह सोना जानलेवा है। मैं एक दूसरा सोने को लोहे में बदलने वाला पाउडर लाया हूं। मैंने सोने पर पाउडर छिड़क दिया है। कुछ ही मिनटों में यह दोबारा लोहे में परिवर्तित हो जाएगा। चौधरी, देखो, खालिस लोहा। लेकिन सोने का ये टुकड़ा जो छिटक कर दूर जा गिरा था, पाउडर से वंचित रह गया है। इसे मैं यादगार के रूप में अपने पास रख लेता हूं। चाचा चौधरी और हाईजैक। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे दीपू, बच्चे इन खतरनाक चीजों से नहीं खेलते। यह असली नहीं, मेरी खिलौने वाला पिस्तौल है। अरे, मैं तो डर ही गया था। लाओ, मैं इसे चलाकर देखूं। चाचा चौधरी फायर करते हैं और उसमें से एक पत्थर निकलकर चाचा चौधरी के सिर पर लगता है। ओह, ये तो चलाने वाले पर ही वार करती है। ओह, मेरी खोपड़ी पर तो अंडा बन गया। जो भी हो, मुझे यह चीज पसंद आई। इसे मुझे दे दो। मैं इसे केस में डालकर कंधे पर लटका लूंगा। लाइसेंस रखने की भी कोई जरूरत नहीं, रौब भी रहेगा। एयरपोर्ट से एक अफसर चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हवाई जहाजों को हाईजैक होने से बचाने के हमारे सारे प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं। सुना है केवल आप जैसा आदमी ही हाईजैक करने वालों से निपट सकता है। इसलिए कृपया हमारी मदद कीजिए। मैं देश की सेवा करने के लिए हाजिर हूं। चाचा चौधरी को सुरक्षा अधिकारी बना दिया जाता है। एक दिन एक हवाई जहाज चाचा चौधरी समेत उड़ रहा होता है। चाचा चौधरी आराम से अंदर अन्य यात्रियों के साथ बैठे हैं। चलो,
सुरक्षा अधिकारी बनने से एक फायदा तो हुआ कि मुफ्त में हवाई जहाज में उड़कर सारे संसार की सैर करते रहो। तभी अचानक, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहो, मैं इस हवाई जहाज को हाईजैक कर रहा हूं। अबे ओ सुरक्षा अधिकारी, ला अपनी पिस्तौल मेरे हवाले कर दे, वरना गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी पिस्तौल दे देते हैं। आ गए चकमे में, बड़े 30 मारखा बने फिरते हो चौधरी। मेरी बंदूक नकली है, सिर्फ तुम्हारी पिस्तौल छीनने के लिए दिखाई थी। कमाल है। अब मैं यह पिस्तौल दिखाकर पायलट की खबर लेता हूं। ठहरो, मैं तुम्हें पायलट तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करता हूं। तुम्हारी ये हिम्मत, पहले तुम्हारा ही काम तमाम करता हूं। ओ नो नो नो। और जो ही वह पिस्तौल चलाता है, हा, 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 ये पिस्तौल भी असली नहीं, नकली है। चाचा चौधरी व अन्य यात्री हाईजैक करने वाले को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। अब यह कभी किसी हवाई जहाज को हाईजैक नहीं करेगा। हवाई जहाज जब लंदन हवाई अड्डे पे उतरा तो पुलिस पहले से वहां खड़ी थी। यू आर वेरी स्मार्ट चौधरी, कृपया हिंदी में समझाइए। यह कह रहे हैं कि आप बड़े होशियार हैं। चाचा चौधरी और चाची का कमाल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू ने पूछा, चाचा जी, बड़े बड़े अकल के धनी आपसे मात खा चुके, क्या कोई ऐसा भी मिला जिसने आपको भी झुका दिया हो? हाँ है, वो है तेरी चाची। उसके आगे मेरी एक नहीं चलती। ये सुनकर टिंगू मास्टर जोर से हंस पड़ता है। चाचा जी, आप एक औरत से डरते हैं? अरे टिंगू मास्टर, तू नहीं जानता उसे। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार मैं तुम्हारी चाची से बहस करने की मूर्खता कर बैठा। अरे भगवान, तू नहीं जानती, दुनिया के बड़े बड़े 30 मारखा भी मेरी अकल का सिक्का मान चुके हैं। माना होगा, तुम्हारा वास्ता कभी किसी औरत से नहीं पड़ा, नहीं तो तुम्हारे छक्के छुड़ा देती। तुम भी तो औरत हो, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। देखो जी, मुझे चुनौती मत देना, नहीं तो। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी बहुत देखी है। ठीक है। और इतना कहकर चाचा चौधरी घर से बाहर को चल देते हैं। और हाँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। पीछे से अगर मेरा जुड़वा भाई गांव से आए तो उसकी खूब खातिर करना। इस तरह मैं बाहर चला गया। मेरे पीछे से मेरा भाई घर आया। कहो भाभी, क्या हाल है? भैया कहाँ है? वे बाहर गए हैं। आगे चाची चाचा चौधरी के जुड़वा भाई से बोली, और अच्छा ही है कि वे घर पर नहीं, वरना तुम्हारी जान चली जाती। क्यों? चाची ने टेबल पर रखी एक बंदूक की ओर इशारा किया। तुम्हारा भाई तुमसे सख्त नाराज है, वो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। देख लो, ये बंदूक उसने इसीलिए लाकर रखी है। ये सुनते ही चाचा चौधरी का जुड़वा भाई बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, उस कमबख्त का निशाना भी अचूक है। उसे भागते देख चाची मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद जब मैं घर वापस आया तो कहो भगवान, मेरा भाई आया क्या? आया था जी, मगर नाराज होकर उसी समय लौट गया। क्यों? उसकी नजर तुम्हारी बंदूक पर पड़ गई। कहने लगा, ये मुझे दे दो। मैंने कहा, ये उनको बहुत प्रिय है, कैसे दे दूं? वो रूठ कर चला गया। अरे भगवान, ये तूने क्या किया? भाई के आगे इस बंदूक की क्या कीमत है? मैंने बंदूक हाथ में उठाई
और घर से बाहर दौड़ लगा दी। मैं अभी जाकर उसे ये बंदूक देता हूँ, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। थोड़ी देर में मुझे मेरा भाई दिख गया। भैया ठहरो। अरे भाभी ने ठीक कहा था, वह सचमुच बंदूक लिए मुझे मारने आ रहा है और तेज भागूं। और मेरे भाई ने और तेज दौड़ लगा दी और मैं थक कर वहीं रुक गया। अरे भाई तो मुझे देखते ही भाग गया। घर वापस चलें, उसे फिर कभी मना लेंगे। मैं घर आया तो पत्नी ने सही बात बताई कि मुझे मजा चखाने के लिए और मात देने के लिए उसने मेरे साथ ये मजाक किया था। कहो जी, कैसी रही? मान गया तुझे भाग्यवान। पूरी कहानी सुनकर साबू टिंगू मास्टर हंस पड़े। मजा आ गया चाचा जी। चाचा चौधरी और खोपड़ियों का बादशाह। एक दिन शहर में खोपड़ियों का बादशाह जिंदाबाद। इंसान की खोपड़ी अपने गले में लटकाए यह कौन आ रहा है? यह दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है और हर किसी को दौड़ने के लिए चैलेंज करता है। जो भी उसके साथ मुकाबला करता है, हारने पर अपनी खोपड़ी देनी पड़ती है। यही शर्त है। अब तक यह 25 युवकों की खोपड़ी जमा कर चुका है। बंद करो ये जालिम खेल। तुम मेरा चैलेंज कबूल क्यों नहीं कर लेते? मुझे हराकर मेरी खोपड़ी काट लो, ये खेल अपने आप बंद हो जाएगा। मंजूर है? तो ठीक है, कल सुबह 5 बजे यहाँ से 20 मील दूर रामपुर गांव तक दौड़ होगी। जो रामपुर पहले पहुंचे जीत उसी की। इस खोपड़ी को मैं पगड़ी समेत गले में डाल लूंगा। हर चाचा जी, यह क्या कर दिया आपने? अगर आप हार गए तो सारे बच्चे चाचा किसे कहेंगे? कुछ भी हो दीपू, मुझसे निर्दोष नौजवानों की मौत नहीं देखी जाती। उसी रात को घड़ी में 4:45 का अलार्म लगा के रख दूं, सुबह रेस होनी है। खिड़की के बाहर खोपड़ियों का बादशाह यह सब देख लेता है। जब वह सो जाएगा, मैं अलार्म का समय बदल दूंगा। उसने सुबह 4:45 का अलार्म लगाया था, मैं इसे 6 बजे का कर देता हूं। अगले दिन खोपड़ियों का बादशाह तो समय पर पहुंच गया, पर अलार्म 4:45 बजे ना बजने से चाचा चौधरी समय पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है खोपड़ियों के बादशाह, तुम अकेले ही दौड़ शुरू करो। उधर चाचा चौधरी की घड़ी का अलार्म 6 बजे टनटनाता है। ओह, यह क्या, मैं चूक गया। चाचा चौधरी तुरंत दौड़ लगाते हैं। अब तो दुगनी रफ्तार से भागना चाहिए, वरना अपनी खोपड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। इधर खोपड़ियों का बादशाह 6 बज गए। चाचा चौधरी ने अब भागना शुरू किया होगा। मैं तो आधे रास्ते में पहुंच भी गया। आहा, आम। क्यों ना थोड़ी देर बैठकर ये आम खाए जाए। वाह, आम तो बड़े मीठे और रसदार हैं। आमों से पेट भर जाने के कारण उसे थोड़ी सुस्ती भी आ गई। थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो 6-10 ही हुए हैं। और वह ऊँघता ऊँघता ही सो गया। जब उसकी नींद खुली, है 6-10, कहीं ये घड़ी खड़ी तो नहीं हो गई? वह हताश होकर दौड़ना शुरू करता है। अरे भाई साइकिल वाले, जरा टाइम बताना। 10:30। मारे गए, आज तो मैं अपनी खोपड़ी गवा बैठा। जब वह रामपुर पहुंचा तो चाचा चौधरी समेत सभी वहां मौजूद थे। वह चाचा चौधरी के पैरों में गिर पड़ा। चाचा चौधरी, मैं हार गया। लो, मेरी खोपड़ी काट लो। जा, तुझे माफ किया,
लेकिन अब तू यह जालिम खेल बंद कर दे। चाचा चौधरी और छेदीलाल की मूछें। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कोई काम बताओ, बेकार बैठे हड्डियां दुखने लग गई हैं। साबू, दुआ करो कि कोई मुसीबत में फंसे और हमारी मदद मांगने आए। आहा, वह इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, शायद कोई काम लाए हों। चाचा जी, एक बहुत पेचीदा उलझन में फंस गया हूँ, तभी आपके पास आया हूँ। हाँ तो कहिए, क्या समस्या है आपकी? शहर के लखपति सेठ छेदीलाल के यहाँ हूबहू उन्हीं की शक्ल का बहरूपिया आ जमा है, जो खुद को असली छेदीलाल बताता है। दोनों देखने में एक जैसे हैं, एक सी शक्ल, एक सा कद, एक सी आदत। पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन असली है और कौन नकली। फिलहाल दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। सेठ छेदीलाल को पहचानना बड़ा आसान है। शहर में सिर्फ वही एक आदमी है जिसकी मूछें 30 इंच लंबी हैं। ऑल इंडिया मूछ कंपटीशन में उन्हें पहला इनाम मिला था। आप क्या समझते हैं हमने यह सब नहीं देखा? अरे दूसरे व्यक्ति की मूछें भी पूरी 30 इंच लंबी हैं। चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। यह मामला सचमुच बड़ा जटिल है। आइए इंस्पेक्टर साहब, जरा पुलिस स्टेशन चलकर देखते हैं। क्या मैं भी आऊं चाचा जी? नहीं साबू, यह गोरख धंधा कुछ ज्यादा उलझा हुआ है, तुझसे ना सुलझेगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर, आहा, चाचा चौधरी तुम आ गए। तुम तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। चौधरी, तुम तो जानते हो मैं ही छेदीलाल हूँ। बहन, तुम तो छेदीलाल की पत्नी हो, क्या तुम भी नहीं पहचान सकती कि तुम्हारा पति कौन है? दोनों की आवाजें भी एक जैसी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये बेचारी क्या पहचानेगी? मैं छेदीलाल का बाप हूँ, मैंने उसे गोद में खिलाया है, मैं ही नहीं पहचान पा रहा। तुम दोनों अपने रिश्तेदारों के नाम बोलो, कहीं तो कुछ फर्क होगा। मेरे दादा का नाम कंछेदीलाल, मामा का नाम बनवारी लाल, ताऊ का नाम लोटनदास, चाचा का नाम खरेतीलाल। ये दोनों तो एक जैसे ही नाम बोल रहे हैं, फिर भी इनमें से एक नकली है जो असली सेठ की संपत्ति हड़पना चाहता है। तभी चाचा चौधरी अपनी जेब से कुछ निकालते हैं। अरे, मुझे याद आया, सेठ कंछेदीलाल को नस्वार बहुत पसंद थी। अरे, तुम नस्वार ले आए? थोड़ी सी मुझे दो, थोड़ी सी मुझे दो। चाचा चौधरी दोनों को थोड़ी थोड़ी नस्वार देते हैं और नस्वार सूंघते ही अच्छी टम्बक बड़ी तेज है। और दूसरा अच्छी, अरे मेरी मूछें। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका चोर, इसकी मूछें नकली थी। चाचा चौधरी। हाँ भाई, तुम पकड़े तो गए ही हो। अब यह बताओ कि सेठ जी के रिश्तेदारों के नाम तुम्हें कैसे पता चले? कई वर्ष पहले मैं सेठ जी का नौकर था। एक दिन मैंने ध्यान से अपनी सूरत देखी तो पाया कि मूछों को छोड़कर सेठ जी से मेरी शक्ल हूबहू मिलती है। सेठ जी के परिवार वालों के नाम पते जान लिए और मूछें लगाकर सेठ बन बैठा। चाचा चौधरी और म्यूजियम में चोरी। सारे देशों के राजदूत चाचा चौधरी के घर आ धमके। चाचा साहब, आप फ्रांस आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। नहीं, पहले आप हमारे अरब मुल्क में आइए। आप पहले अफ्रीका की यात्रा कीजिए ना। ये सुनकर चाचा चौधरी बोले, देखो भाई, अभी अभी मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूँ, काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे की सोचूंगा।
चाचा चौधरी को आराम करने देते हैं और हम चलते हैं शहर के सबसे बड़े म्यूजियम की तरफ, जहां बहुत पुरानी मूर्तियां रखी हैं। हर रोज देश विदेश से हजारों लोग इस बहुमूल्य मूर्ति को देखने आते हैं। ये मूर्ति किस जमाने में बनी होगी? ये सम्राट अशोक के जमाने की है। तब तो इसकी कीमत भी लाखों में होगी, करोड़ों में कहिए। इतनी पुरानी मूर्ति कोई दुनिया में है दूसरी। इस करोड़ों की मूर्ति की रखवाली के लिए पुलिस दिन रात पहरे पर रहती थी। रोज की तरह एक दिन चपड़ासी रामधन ने सवेरे सवेरे म्यूजियम का ताला खोला तो उसे पता ना था कि रात को कोई घटना हो चुकी है। म्यूजियम के अंदर घुसते ही चपड़ासी रामधन चौंक गया। है, मूर्ति गायब? वो तुरंत म्यूजियम के डायरेक्टर के पास पहुंचा। क्या बकते हो? इतना कड़ा पहरा होते हुए मूर्ति कैसे चोरी जा सकती है? डायरेक्टर तुरंत पुलिस को फोन मिलाता है। हेलो पुलिस! पुलिस का गुप्तचर विभाग सक्रिय हो उठता है। पीछे की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, इसमें से हाथ डालकर चिटकनी खोली गई। वह चोर अंदर आ गए। जासूस म्यूजियम के पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लाश मिलती है। अरे ये कौन है? रात को पहरा देने वाले सिपाहियों में से एक है। लगता है चोर ने उसे गोली मार दी। रात को जब चोरों ने गोली से उस सिपाही को मारा या खिड़की का शीशा तोड़ा, तब दूसरे सिपाही मदद को क्यों ना आए? रात को म्यूजियम में 20 सिपाही तैनात होते हैं, पर सबका कहना है कि उन्हें कोई आवाज नहीं आई। यहाँ कारों के टायरों के निशान है। जिधर ये जाते हैं हम उधर उधर चलते हैं। चोर कार में मूर्ति ले गए होंगे। थोड़ी दूरी पर कार के निशान गायब हो जाते हैं। यह देखो, यहाँ आकर कार के निशान खत्म हो जाते हैं। वे आगे कई दूसरे निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो सड़क पर तुम्हें कई बसों, ट्रकों और स्कूटरों के टायरों के निशान मिलेंगे। हमें उस कार के निशान देखने हैं जिसमें मूर्ति चोरी गई। वे निशान मूर्ति से लेकर यहाँ तक तो आते हैं, पर आगे गायब। तो फिर वो कार कहाँ गई? या तो उसे जमीन निकल गई अथवा हवा में उड़ गई। बड़ी पेचीदा समस्या है। मुझे इस मूर्ति के चोर बड़े होशियार लगते हैं, जिन्होंने हम सबको चक्कर में डाल दिया। अगर उन चोरों से कोई निपट सकता है और मूर्ति वापस ला सकता है, तो वो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है चाचा चौधरी। अगले ही दिन गुप्तचर विभाग के जासूस और पुलिस इंस्पेक्टर चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी कुछ मत पूछिए। म्यूजियम में मूर्ति चोरी जाने की खबर आप अखबारों में पढ़ ही चुके हैं। हम वो केस सुलझाने में समर्थ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो खुफिया विभाग के सबसे तेज जासूस हैं। कई खून व डकैतियों का पता लगा चुके हैं। ये ठीक है, पर इस बार चोर हमें चकमा दे गया है। समझ में नहीं आता कि चोरों की कार कुछ दूर जाकर अचानक कहां गायब हो गई। गोली चली और शीशा टूटा तो सिपाहियों तक आवाज क्यों नहीं गई? ये सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। मामला पेचीदा लगता है। चाचा चौधरी उनके साथ म्यूजियम की ओर चल देते हैं। चाचा जी, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं साबू, इस मामले में ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। म्यूजियम में चाचा चौधरी जांच शुरू कर देता है। यह देखो, यहाँ पर उस चोर के कुछ बाल गिरे पड़े हैं। बालों से हमें क्या लेना? चाचा चौधरी बालों को जमीन पर से उठाते हैं। ये बाल लंबे और सुनहरी हैं। इससे पता चलता है कि चोर महिला है और विदेशी है। लंबे बाल तो लड़कों के भी हो सकते हैं। चाचा चौधरी जमीन पर बने निशानों की ओर इशारा करते हैं। ये देखो, उस चोर के पैरों के निशान। ये छोटे और नुकीले हैं। इससे फिर साबित होता है कि चोर महिला है। उसने सैंडल पहन रखी थी। खिड़की का बाहर से बायां शीशा टूटा है। चोर ने बायां हाथ डालकर चिटकनी खोली। इससे जाहिर होता है कि चोर लेफ्ट हैंडर है। चाचा चौधरी सबको लेकर म्यूजियम से बाहर की ओर चल देते हैं। आओ अब बिल्डिंग के पीछे चलें। बिल्डिंग के पीछे पहुंचकर, डायरेक्टर साहब,
उस रेलवे लाइन से रात को कोई गाड़ी जाती है? जी हाँ, एक एक्सप्रेस रात के 12 बजे और उसके 10 मिनट बाद एक पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, तो अब सुनिए कि गोली चलने और शीशा टूटने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? जब पहली ट्रेन गुजरी तो चोर ने गोली मारकर सिपाही को सुला दिया। दूसरी ट्रेन गुजरी तो शीशा तोड़ा। ट्रेन की आवाज में दोनों आवाजें दब गई और किसी को कुछ पता न चला। ये सुनते ही सभी हक्के बक्के रह गए। पर चोर की कार के निशान कुछ दूर जाकर गायब क्यों हो गए? क्या वो कार हवा में उड़ गई? वह चोर महिला पकड़ी जाएगी? इन बातों का जवाब मेरे पास है, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें कि चोर की कार कुछ दूर जाकर कहाँ गायब हो जाती है। उसके बाद हम चोर को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर से बोले, डायरेक्टर साहब, आप दो काम करें। मूर्ति के फोटो आपके पास होंगे ही, उन्हें दिखाकर वैसी ही मूर्ति बनवा लें और जैसा मैं कहूँ वैसी खबर अखबार में छपवा दें। ये देश हित की बात है, संपादक आपको सहयोग देंगे। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। आप इतना करो, तब तक मैं साबू को सचेत करता हूँ। और अगली ही सुबह आज की ताजा खबर, म्यूजियम से चोरी गई मूर्ति नकली, असली मूर्ति म्यूजियम में सुरक्षित, डायरेक्टर का रहस्योद्घाटन। किटी डार्लिंग, ये क्या हो गया? डोंट वरी बॉस, इस बार आपको असली मूर्ति मिलेगी। उसी रात एक कार आकर म्यूजियम के पिछली तरफ रुकी। तभी वहां से पैसेंजर ट्रेन गुजरी। उस महिला ने टूटे हुए कांच से अंदर हाथ डालकर खिड़की की चटकनी खोल ली। खिड़की का टूटा हुआ वही शीशा, इससे चटकनी खोलने का मेरा काम आसान हो गया। म्यूजियम के अंदर हाँ, वो रही असली मूर्ति। उस महिला ने मूर्ति अपने हाथ में उठा ली। सचमुच कितनी आर्टिस्टिक है ये। आज यह करोड़ों की मूर्ति इंडिया में है, कल सुबह फ्रांस में होगा। किटी मूर्ति को कार में डालकर चल दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ किलोमीटर दूर सड़क पर एक ट्रक पहले से इंतजार में खड़ा था। उसका फट्टा नीचे गिरा और किटी की कार ट्रक के अंदर चली गई। किटी, इस बार तो कोई धोखा नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं बॉस। ट्रक ने कार को अपने अंदर समा लिया और दरवाजा बंद करके बढ़ चला। पीछे चाचा चौधरी। तो ये वजह है कि मूर्ति चोरी करने वाली कार के टायरों के निशान यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। मैंने साबू को आगे तैनात किया था, पता नहीं कहीं वो सो ही न गया हो। लेकिन साबू सोया नहीं था। चाचा जी ने कहा था कि कोई गाड़ी आगे मत जाने देना। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूँ? दैत्याकार आदमी। साबू ने ट्रक को अपने हाथों में उठा लिया। अर्र! ट्रक को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। तुम पर मूर्तियां चुराने का इल्जाम है। चाचा चौधरी और गब्बर सिंह से टक्कर। एक दिन चाचा चौधरी जब रास्ते में कहीं जा रहे थे तो चाचा जी, डाकू गब्बर सिंह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला है। घबराने की कोई बात नहीं। इतना कहकर चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। चल भाई राजा, जल्दी चलो। डाकू गब्बर सिंह, खबरदार, वही खड़े रहो। गब्बर सिंह, लेकिन मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। पुलिस मेरे पीछे लगी है। अरे, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अड़ियल है, चलता ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कोशिश करूं। तुम कुछ भी करो, मगर इसे जल्दी दौड़ाओ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है। अबे बच गए। चाचा चौधरी घोड़े की पूंछ में पटाखों की ही लड़ी बांध देता है। ये तो गया काम से। देखना,
अभी यह सरपट भागेगा। पटाखों को आग लगाते ही घोड़ा दौड़ लगा देता है। ओह, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रुको। ओह, ये तो काबू से बाहर हो गया। तभी पुलिस वहां आती है। चाचा जी, आपने डाकू गब्बर सिंह को कहीं देखा है? हाँ, देखा है। कहाँ? जल्दी बताइए, उसे पकड़वाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वह अपने आप वहां पहुंच जाएगा। जल्दी करिए, कहीं वह आपसे पहले ना पहुंच जाए। और इंस्पेक्टर साहब, मेरा 50,000 का चेक तैयार रखना। पुलिस स्टेशन। अरे ये कमबख्त मुझे कहाँ ले आया? पुलिस उसे घेर लेती है। हाथ ऊपर करो गब्बर सिंह। डाकू गब्बर सिंह, ये सब चाचा चौधरी की शरारत है। उसका घोड़ा सिखाया हुआ था। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चालू नौकर। चाचा चौधरी ने एक नौकर रखा, नाम था रुल्दू। अरे रुल्दू, मैंने यह मिठाई बनाई है, जा उन्हें खेत पर दे आ। अच्छा बीबी जी। रुल्दू मिठाई लेकर चल देता है। रास्ते में रुल्दू का दोस्त खोटू मिल जाता है। अरे रुल्दू, कहाँ भागा जा रहा है? अपने मालिक को ये मिठाई देने। आहा, इसमें से तो देसी घी की खुशबू आ रही है। लगता है तरमाल है, जरा देखें। खोटू कपड़ा उठाता है। वाह, लड्डू, और वह भी देसी घी के। जरा चक्कर तो देखें। खोटू एक लड्डू मुंह में डाल लेता है। वाह वाह, मजा आ गया। ले, तू भी खाकर देख। दोनों बैठकर लड्डू खाने लगते हैं। सचमुच ये लड्डू तो बहुत बढ़िया है, तुम और खाओ। मेरा मन तो रुकने को कर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद, अरे सारे लड्डू खत्म, अब मैं अपने मालिक को जाकर क्या दूंगा? फिक्र मत कर, घासलेट हलवाई से सस्ते तेल के बने लड्डू खरीद कर प्लेट में रख कर ले जाना। घासलेट हलवाई, खालिस तेल की मिठाइयाँ। लाला, 1 किलो लड्डू देना। अभी लो। ये लो, ले जाओ अपने मालिक के पास। उसे जरा भी पता नहीं चलेगा इस हेरा फेरी का। कमाल है। रुल्दू मिठाई लेकर चल देता है। वाह, ये तरकीब अच्छी है। इस तरह तो हम रोज ही गुलछर्रे उड़ा सकते हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी, यह चाची ने मिठाई भेजी है। रुल्दू, मैं तो हमेशा देसी घी खाने का आदी हूँ। ये लड्डू तो लगता है गोबर के बने हो। मुझे क्या पता, जो चाची ने दिया मैंने लाकर आपको दे दिया। ये तो गया काम से। शाम को चाचा चौधरी लौट के घर आते हैं। भगवान, कल जो मेरे लिए लड्डू बनाए उनमें ये दवाई मिला देना। दूसरे दिन, रुल्दू, जा ये लड्डू उनको खेत पर दे आ। रास्ते में, वाह वाह रुल्दू, अगर इसी तरह देसी घी के लड्डू हम चंद रोज खाते रहे तो माशा अल्लाह अपनी सेहत दारा सिंह से कम ना होगी। तभी, माफ करना खोटू, मुझे वापस घर भागना पड़ेगा। मुझे भी। उसी दिन शाम को, अरे रुल्दू, आज तू मिठाई देने नहीं आया? चाचा जी, मुझे दस्त लग गए हैं, 2-2 मिनट में आ रहे हैं। अगर तू सच सच बताए कि क्या खाया था तो मैं कोई दवाई दूं। मेरी तौबा, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मैंने आपके लड्डू चुरा कर खाए थे। मैंने चोर को पकड़ने के लिए उनमें जमाल गोटा मिलवाया था। ये लो दवाई की पुड़िया, दस्त बंद हो जाएंगे। चाचा चौधरी। अरे कहाँ चला? आधी पुड़िया अपने दोस्त खोटू को देनी है। हैं?
चाचा चौधरी और भाग्यशाली गधा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर मेरी तो किस्मत फूट गई जो इस घर में शादी हो गई। ना कोई गाय है ना भैंस जिसका दूध और मक्खन खाए। बस दिन रात चोर उचक्कों से जूझते रहो। मेरे पिता के घर 2 गाय और 3 भूरी भैंसें थी। दूध की नदियां बहती थी। चाचा के घर 4 घोड़े थे। दादा के घर एक हाथी भी था। अरे भगवान, तू घबराती क्यों है? मैं भी आज तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी घर से बाहर की ओर चल देते हैं। चाचा जी एकाएक किधर चल दिए? मैं तुम्हारी चाची के लिए कोई पशु लेने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाने पर अर्र कलवा, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो और क्या करूं? काम काज कुछ करता नहीं, मुफ्त का चारा खाता रहता है। भाई, जब वो जवान था तब उसने तुम्हारी काफी सेवा करी। नहीं, मैं अब इसे नहीं रखूंगा। तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ, नहीं तो मैं मार मार के इसे मार डालूंगा। तुम इसे मारो नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। और चाचा चौधरी बूढ़े गधे को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचने पर लो, लेने गए थे गाय भैंस और ले आए बूढ़ा गधा। हा 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 हा। अरे मैं पूछती हूँ, क्या यहाँ गधे पहले से ही कम थे जो तुम एक और पकड़ लाए? देखो चाची, ये हमारी इंसल्ट है। इसको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ। मैं इसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। तभी गधा मिट्टी में लोट लगाने लगता है। देखो भगवान, उसने जमीन पर लोटना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब गधा बहुत खुश होता है तो मिट्टी में लोटना शुरू कर देता है। लगता है यहाँ वह बहुत खुश है। देखो, अब वह अपने खुरों से मिट्टी हटा रहा है। उसे रोको नहीं तो वह सहन में गड्ढा कर देगा। पर तभी अरे ये क्या, जहां से गधे ने मिट्टी हटाई वहां तो एक बक्स दबा पड़ा है। बक्स खोलने पर अरे, इसमें तो हीरे और जेवरात हैं। गधे ने हमें लखपति बना दिया। दूसरे दिन, भाग्यवान, गधे को मिठाई क्यों खिला रही हो? आज इसका बर्थडे है जी। कमाल है। चाची, हे भगवान, अगले जन्म में तू मुझे भी गधा ही बनाइयो।